आज हमारा जो ग्लैंड जिसको हम कवर करने जाएंगे वो है पैनक्रियास। पैनक्रियास एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। एंडोक्राइन ये हार्मोन रिलीज़ करता है और एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और डाइजेशन के अंदर हेल्प करवाता है। इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं और इसको डबल ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीक़ों से काम करता है। अब पेनक्रियास के अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं। वो सेल्स जो कि एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं उन्हें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है और वो सेल्स जो कि पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं वो एसिनर सेल्स होता है। अब पेनक्रियास कुछ इस तरीके का उसका शेप होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पोस्टीरियर साइड पे, स्टमक के पोस्टीरियर साइड पे ये प्रेजेंट होता है और ड्यूडेनम के बिल्कुल इस साथ में ये हेड है जो कि फर्स्ट पार्ट है। हेड के बाद बॉडी है, बॉडी के बाद टेल, और ये जो आप सेल्स देख रहे हो ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं। फिर इन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर तीन तरीके के सेल्स होते हैं इस तरीके से, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गैमा सेल्स। अल्फा सेल्स से रिलीज़ होता है हार्मोन जिसे कहा जाता है ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स रिलीज़ करते हैं इंसुलिन। ये पूछा जा सकता है कि इंसुलिन इज़ रिलीज्ड बाय विच सेल्स, तो बीटा सेल्स रिलीज़ करते हैं इंसुलिन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि हमारे पास पेनक्रियास के अंदर जो पेनक्रियाटिक जूस बनता है एसिनर सेल्स के अंदर, वो जाके वो कलेक्ट होता है पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट होती है जो कि लिवर से आ रही होती है। ये दोनों मिलकर एक कॉमन हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं और ये ड्यूडेनम में जाती है और जूस यहाँ पे सिक्रीट होता है। तो ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट है इसका दूसरा नाम है डक्ट ऑफ रीसंग, एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों मिलती हैं, कॉमन बाइल डक्ट जो कि लिवर से आती है और पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये बनाती हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, इसको स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोलते हैं, ये आप डाइजेशन के अंदर पढ़ते हो। अच्छा, पेनक्रियास एक नॉन एक्सिस ग्लैंड है। देखो, ग्लैंड दो तरीके के होते हैं, मैंने पहले नहीं बताया आपको। एक होता है एक्सिस ग्लैंड्स और एक होता है नॉन एक्सिस ग्लैंड्स। एक्सिस ग्लैंड्स वो होते हैं जिनको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, और नॉन एक्सिस ग्लैंड्स हाइपोथैलेमस से या फिर पिट्यूटरी से कंट्रोल नहीं होते। इनका जो स्टिमुलस है वो कुछ और होता है। बिल्कुल ऐसे ही हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा था पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन, और दोनों डिपेंड करते थे कैल्शियम की कंसनट्रेशन ऑफ इन ब्लड के ऊपर। तो वो भी नॉन एक्सेस ग्लैंड था पैराथायराइड। ये भी नॉन एक्सेस क्योंकि डिपेंड करता है ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन ब्लड, ये उससे स्टिमुलेट होता है, ना कि इसको पिट्यूटरी कंट्रोल करे या फिर हाइपोथैलेमस, ऐसा नहीं है। इसको वो चीज़ें कंट्रोल नहीं करती, कोई और फैक्टर कंट्रोल करता है। तो ऐसे ग्लैंड्स को नॉन एक्सिस ग्लैंड्स कहते हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ है, यहाँ पर जो गैमा सेल्स थे वो रिलीज़ कर रहे थे सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करवाने का काम करता है। ये एक इनहिबिटरी हार्मोन है जो कि सोमैटोट्रोपिन को इनहिबिट करवाता है। सोमैटोट्रोपिन या फिर जिसको ग्रोथ हार्मोन कह रहे थे हम लोग। और सोमैटोट्रोपिन कहाँ से रिलीज़ हो रहा था ग्रोथ हार्मोन? एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसको इनहिबिट कौन करवाता है? सोमैटोस्टेटिन। ठीक है। उसके बाद हमें पता है, ये सिंपल सी बात है कि इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? इंसुलिन का फंक्शन होता है ग्लूकोज, जब हाइपरग्लाइसीमिया होती है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होता है ब्लड के अंदर तो इंसुलिन रिलीज़ होता है और ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर, और ये ग्लाइकोजन स्टोर होती है लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर और एडिपोज टिश्यू के अंदर। इसका बिल्कुल एंटागोनिस्ट होता है ग्लूकागॉन जो कि हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन पे काम करता है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है तो ये उसी ग्लाइकोजन को तोड़कर बनाता है ग्लूकोज, दोबारा से रिवर्स प्रोसेस करता है। एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, पैनक्रियास जो है वो कंट्रोल होता है ग्लूकोज की लेवल से, और दूसरे कुछ हार्मोन्स है जैसे कि एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन, इनसे भी ये कंट्रोल होता है। पैनक्रियास डायरेक्टली जो रिस्पॉन्स करता है वो ब्लड शुगर की वजह से पैनक्रियास से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। ठीक है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होता, तो फिर
जो ग्लूकोज है, तो ये कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो टाइप 1 होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ये जो डिज़ीज़ है डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये बच्चों में इनबॉर्न होती है, यानी कि बचपन से होती है, जेनेटिक होती है। और टाइप 2 जो है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होती है। टाइप 1 जो है वो बचपन से होती है, पैदा होने से पहले, और टाइप 2 जो है वो एज फैक्टर की वजह से डेवलप होती है, और ये कंट्रोल की जा सकती है डाइट वगैरह के थ्रू। बेसिकली टाइप 2 में, इसमें क्या होता है, टाइप 1 में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता। टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसके जो एज के साथ साथ जो उसके टारगेट सेल्स हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के, वो रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी डायबिटीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डायबिटीज़ एज की वजह से होती है, वो क्या होता है कि शुगर ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से जो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, फिर वो इंसुलिन जाके दोबारा रिसेप्टर्स पे काम करता है। तो एज फैक्टर की वजह से भी और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से भी इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। अच्छा, बॉडी में अगर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाए, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, और बॉडी क्या करेगी, ग्लूकागॉन एक्टिव हो जाएगा, ग्लूकागॉन जाएगा ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर। लेकिन समझ लीजिए कि ये ग्लाइकोजन भी नहीं है, तो बॉडी अब क्या करेगी, फ़ैट को तोड़ना शुरू करेगी। जब भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से आप ग्लूकोज बनाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अगर फैट भी नहीं है तो फिर बॉडी प्रोटीन को तोड़ना शुरू करेगी, तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये पूरा पेनक्रियास का टॉपिक था।